हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर के आए हुए हैं ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे जीके यानी समान अध्ययन को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो 11/10/2022 का हुआ था प्रथम पाली में, उसी क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे समान अध्ययन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कह रहा है कि 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है। यानी उस समय का क्वेश्चन पूछा था कि 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा है। ऑप्शन ए में कहता है ऑस्ट्रेलिया, बी में कहता है पाकिस्तान, 3 में श्रीलंका और 4 में भारत। तो देखिए 1000 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला जो देश था वो कौन था? भारत। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में रहे तो वह कौन सा खिलाड़ी है जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक रन मारा है, तो कौन था? रोहित शर्मा, जो कि 264 रन ने बनाया। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला सबसे ज़्यादा प्लेयर, मतलब सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला प्लेयर कौन सा है, तो अभी भी वो कौन है? सचिन तेंदुलकर जी ही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 1 अप्रैल डैश से बंद कर दी गई। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन 2 2004, ऑप्शन 3 2007 और 4 1994। तो देखिए, यानी भारत में बजट घाटे को पूर्ण करने वाली तटस्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली 1 अप्रैल डैश से बंद कर दी गई थी। कब कर दी गई? तो ये बंद कर गई थी 1997 यानी 1997 को बंद कर दी गई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए ऑप्शन ए की बात की जाए तो नागालैंड, बी की बात की जाए तो केरल, 3 में मिजोरम और 4 में गोवा। तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो है केरल में। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए केरल में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है? ईसाई हैं। यानी वहाँ की जनसंख्या का 18% ईसाई हैं। याद रखिएगा, वहाँ की जनसंख्या का 18% मतलब ईसाई हैं। जबकि तमिलनाडु में देखा जाए तो तमिलनाडु में उससे कम है, फिर मिजोरम में भी उससे कम है और गोवा में भी उससे कम है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑप्शन ए वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। 2 में कहता है वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता से अधिक होती है। 3 में कहता है कि वास्तविक मजदूरी दर का श्रम की सीमांत उत्पादकता से कोई संबंध नहीं होता है। और 4 में कहता है वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता से कम होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए कि वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी वास्तविक मजदूरी दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि राजस्थान में डैश एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन जीवन का संरक्षण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 में देखा जाए भील, 2 में कहता है बिश्नोई, 3 में कहता है छिपा और 4 में कहता है बंजारा। तो देखिए राजस्थान में वो कौन सी जनजाति है? देखिए वो कौन है? बिश्नोई। यानी देखिए बिश्नोई जो समुदाय है उसको वो क्या है? वो प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन जीवन का संरक्षण करता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि फरवरी 2021 तक
प्राप्त जानकारी के अनुसार किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं? ऑप्शन ए की बात की जाए तो मार्टिना नवरातिलोवा, 2 में कहता है स्टेफी ग्राफ, 3 में कहता है क्रिस एवर्ट और 4 में कहता है सेरेना विलियम्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स। हालांकि इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा खेली थी, कौन था? उसका नाम था मार्गेटर कोर्ट। देखिए सेरेना विलियम्स 23 खेली हैं, ठीक है ना, 23 खेली हैं, जबकि वो मार्गेट कोर्ट 24 खेली है। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, सेरेना विलियम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्त पोषण अभिकरण है जिसका मिशन अनुसंधान एवं विकास के अंशांकित प्रतिस्पर्धी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और अभियांत्रिकी की गुणवत्ता और पद चिन्ह को उच्चतम वैश्विक स्तर तक ले जाना है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो विज्ञान एवं विज्ञान अनुसंधान विभाग, 2 की बात की जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग, 3 में कहता है अंतरिक्ष विभाग और 4 में कहता है विज्ञान एवं अभियांत्रिक अनुसंधान बोर्ड यानी SERB। देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा पर स्थित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शहर गंगा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कानपुर, 2 हरिद्वार, 3 पटना, 4 लखनऊ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि कौन सा शहर गंगा पे स्थित नहीं है, तो हो जाएगा लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लखनऊ जो है गोमती नदी के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी जो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि नहीं स्थित है, तो कौन गंगा किनारे स्थित नहीं है? तो लखनऊ, क्योंकि लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? तो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए की बात की जाए प्रशांत चंद्र महालनोबिस, 2 में कहता अनिल कुमार भट्टाचार्य, 3 में कहता है रघुराज बहादुर, 4 देवव्रत बसु। तो इसमें देखिए आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किया था, वो थे कौन? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना जो की गई थी वो 1931 में की गई थी, याद रखिएगा 1931 में की गई थी, यानी 1931 में की गई थी, ठीक है। और यह एक स्वतंत्र आयोग है, ठीक है। योजना आयोग के सदस्यों में से इसके भी एक सदस्य बनते हैं, जो कि योजना आयोग के जगह पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया है, उसका एक सदस्य, इसमें भी एक सदस्य बनते हैं। यानी याद रखिएगा कि 1931 में इसका स्थापना की गई थी और इसको किसने किया था? तो किए थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है, यानी संसद का जो भूमिका का समर्थन नहीं करता है उसी को बताना है। ऑप्शन ए की बात की जाए कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, 2 में कहता है कानून बनाने का कार्य करना, 3 में कहता है सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शित और सूचित करना, 4 राष्ट्रीय सरकार का चयन करना। तो देखिए इसमें संसद का जो काम नहीं है वो संसद का कौन सा काम नहीं है जी? तो इसमें संसद का काम नहीं है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों के निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये काम क्या चीज? संसद का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय ये काम करती है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना किसी काम है? इस सर्वोच्च न्यायालय के काम है, सुप्रीम कोर्ट की काम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी याद रखिएगा आप कि संसद का काम क्या है? तो संसद का काम है कानून बनाने का कार्य करना, सरकार को नियंत्रित और
नियंत्रित मार्गदर्शित सूचित करना, 4 में राष्ट्रीय सरकार का चयन करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन में 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी विक्षोभ को क्या करता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ को नहीं, तो ऑप्शन ए की बात किया जाए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आरोही पवने, 2 में कहता है आम्र वर्षा, 3 में कहता है जेठ धाराएं और 4 में कहता है ऊंचावच वर्षा। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर के क्षेत्र में होने वाले एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवर्ती विक्षोभ है। ठीक है, इसको लाने का काम कौन करता है, तो इसको लाने का काम करता है जेठ धाराएं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने की जिम्मेदार जो है वो है जेठ धाराएं हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, यानी इस देखिए ऑप्शन ए की बात की जाए कब किया गया था, तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2008, 2 में कहता है 2004, 3 में कहता है 2006 और 4 में कहता है 2010। तो देखिए शास्त्रीय तमिल उत्कृष्ट केंद्र को डैश में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित किया था। मैसूर से चेन्नई जो स्थानांतरित किया गया था वो किया गया था 2008 को। याद रखिएगा कब किया गया था, 2008 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि किस अवधि के दौरान वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो 1960, 2 में कहता है 1990 के दशक में, 3 में कहता है 1970 के दशक में और 4 में कहता है 1980 के दशक में। तो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी थी वो कब, तो 1980 के दशक में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, देखिए ये सभी करेंट क्वेश्चन है लेकिन एक बार हम लोग को देख लेना जरूरी है क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उसको जो आएगा उसको एक बार रिकॉल कर लेना ही सही रहेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर का राशन योजना शुरू की थी। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है पंजाब, 2 उड़ीसा, 3 राजस्थान, 4 बिहार। तो देखिए इसमें घर का राशन योजना जो शुरुआत किया था वो कौन किया था, पंजाब। ठीक है, क्योंकि पंजाब के तत्कालीन, देखिए अभी भी वही सीएम है, सीएम भगवत मान ने इसको 28 मार्च 2022 को शुरू किए थे। ठीक है, यानी ये पंजाब में यह जो योजना है वो घर का राशन योजना पंजाब में चालू किया गया था, जिसके तहत 2 रुपया प्रति किलो 5 किलो गेहूं दी जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि खंड यानी ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1 ग्राम पंचायत के द्वारा, 2 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 3 समिति के सदस्यों द्वारा, 4 जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा। तो देखिए खंड यानी ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है समिति के सदस्यों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ब्लॉक यानी खंड पंचायत समिति का जो चुनाव होती है वो समिति के द्वारा, सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। ऑप्शन ए संप्रदायवादी, 2 में कहता है राजतंत्रीय, 3 में कहता है संसदीय और 4 में कहता है अल्पतंत्रीय। भारत में किस प्रकार की सरकार है, तो वो है संसदीय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार होती है जो संसदीय होती है। क्या होती है, संसदीय होती है, जिसका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति जी इसका मुखिया होते हैं। ठीक है, और सरकार का मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि राज्य का मुखिया कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, यानी संसदीय प्रकार की सरकार है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए करेंट एक बार देख लेंगे तो हम लोग को क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी उठाता है। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आज का करंट अफेयर को ध्यान देंगे। तो इस करंट अफेयर को स्किप करने से अच्छा है कि एक बार देख ले, इससे आइडिया मिल जाए कि हम लोग को करंट अफेयर किस हिसाब से पढ़नी है, कौन सी क्वेश्चन को हम लोग को टच करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 11, 2 9, 3 10, 4 12। तो देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो 2021 में जो है वो किया गया था 11 व्यक्ति को चुना गया था। देखिए 2022 में जो किया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में ना करके 2023 में किया गया है, जिसमें 12 युवाओं को दिया गया है भटनागर शांति पुरस्कार। याद रखिएगा कि 12 युवाओं को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। 22 वाला 23 में दिया गया, 22 में स्किप हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह एक क्या चीज है, भारत का, यह जो है भारत का सर्वोच्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार है। कौन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि कौन सा नियम कहता है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आएगी। कह रहा है कि एक एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कारक के सीमांत उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आएगी, वही बताना है। ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो कहता है कि अस्थिर अर्थव्यवस्था का नियम, 2 में कहता है परिवर्तित अनुपात नियम, 3 में कहता है स्थिर अनुपात नियम, 4 में कहता है मौद्रिक बचत का नियम। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, इसमें हो जाएगा परिवर्तित अनुपात नियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि देवप्रयाग में निम्न में से कौन सी 2 नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है। ठीक है, देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में। देखिए ऑप्शन 1 की बात की जाए तो अलकनंदा और यमुना, 2 में कहता है अलकनंदा और भगीरथी, 3 में कहता है भगीरथी और यमुना, 4 में कहता है यमुना और गोमती। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी अलकनंदा और भगीरथी। यानी अलकनंदा और भगीरथी नदियां उत्तराखंड के गढ़वाल में, याद रखिए कहाँ पे, गढ़वाल में देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों नदियों को गंगा के रूप में जाना जाता है। यानी अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों की जब मिल जाती है कहाँ पे, तो उत्तराखंड के गढ़वाल में, तो वहां से इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा पड़ जाता है। ठीक है, और जिसका देखिए इसका आगे चल के क्या होता है, बद्रीनाथ में आएगा तो इसका नाम सरस्वती है जो गंगा से निकलती है। इसको परिणाम कथाओं में मिलता है इसका, लेकिन याद रखिएगा आप अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखने की अलकनंदा और भगीरथी जो गढ़वाल में मिलती है उत्तराखंड के, और वहां से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। यानी गंगा किन 2 नदियों के मिश्रण है, तो अलकनंदा और भगीरथी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, देखिए 20 नंबर भी क्या है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। हम लोग करंट का ये क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको। कह रहा है कि 5 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने मकलई थेडू मारुथुवम योजना का शुभारंभ किया, जो गरीबों में अस्पतालों में न जा सकने वाले बीमारी और लंबे समय से बीमार व्यक्तियों को उनके घर पर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करके उनकी मदद करती है। ऑप्शन 1 की बात की तेलंगाना, 2 में कहता है कर्नाटक, 3 में कहता है तमिलनाडु, 4 में कहता है केरल। तो इसका क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु सरकार के कौन है उसमें मुख्यमंत्री, तो 5 अगस्त 2021 में थे MK स्टालिन ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों को घर तक पहुंचाने की पहल की थी। ठीक है, वो घर घर जा करके उसको क्या करते, मरीजों को चेकअप करते थे। यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
HSRA के नेता थे। ठीक है, ऑप्शन 1 की बात किया जाए तो भूला भाई देसाई, 2 में चंद्रशेखर आजाद, 3 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी और 4 में कहता है बेहराम जी एम मालाबारी। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 यानी सॉरी ऑप्शन नंबर 2 यानी चंद्रशेखर आजाद। तो याद रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक है, और इसको जो है हिंदुस्तान, इसका पहले नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी जी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कौन किए थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। देखिए आजाद ने 1928 में भगत सिंह के साथ एक समझौता किया और उसके तहत इसका नाम को क्या किएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्या किएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अपने नए नाम से तहत दिल्ली में पुनर्गठित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि नौरोज किस धार्मिक समूह समुदाय के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए, 1 में कहता है बौद्ध, 2 में कहता है सिख, 3 मुस्लिम, 4 पारसी। तो देखिए नौरोज किस धार्मिक समुदाय के नव वर्ष के रूप में लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय है किसके जी, तो वो है पारसी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि नौरोज ईरानी नव वर्ष के दिन के लिए फारसी भाषा का शब्द है। किसका, फारसी भाषा का, जिसे फारसी नव वर्ष भी कहा जाता है। इस त्यौहार को विश्व भर के पारसियों द्वारा एक शुभ अवसर माना जाता है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति ईरानी धर्म पारसी धर्म से हुई थी। इस प्रकार यह ईरानी लोगों को परंपराओं में निहित है, यानी नौरोज किससे संबंधित है, तो पारसी समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस सीरीज में हम लोगों ने देखा कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का 11/10/2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो प्रथम पाली में इसका एग्जाम हुआ था। आज से हम लोग क्या करेंगे, डेली बाय डेली इस सीरीज में, जीके के सीरीज में हम लोग डेली बाय डेली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और वही क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सीटिंग वाइज देखेंगे इसको और डेट वाइज देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस सेट में पूछा गया है। मेरी प्रयास यही है कि आपको डेली बाय डेली एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊं। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।